नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और आवाज़ द वॉइस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जिसको हम मिलीजुली सभ्यता कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं और समावेशी भारत कहते हैं, हिंदुस्तानियत एक नाम है, उसको लेकर के काम करने वाले कई सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, कलाओं के ज़रिए या लिख करके रंगमंच के ज़रिए। ऐसे ही कुछ ख़ास मेहमान हमारे साथ आज हैं। एक हज़रत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है, वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ है, सैयारा हूँ। उसमें एक व्लॉग जो है, वीडियो ब्लॉग जो है शुरू किया गया है असीम आशा की तरफ से। और इस बारे में और क्या है ये सफ़र, क्या है, कहाँ तक और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ इस बड़ी गंगा और जमुना के बीच में आके मिल रही हैं, इस बारे में ख़ास बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। असीम आशा उस्मान, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और इनके साथ साथ दो और मेहमान हमारे साथ हैं, मोहम्मद शाकिर और इल्मा। आप सभी से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल तो सर आगे से बनता है, ये जो सैयारा हूँ, ये विचार कहाँ से आया और इसमें क्या है ख़ास जो हिंदुस्तान के लोगों को एक मैसेज दे सकता है, एक संदेश दे सकता है? सैयारा जो है एक लफ्ज़ का मतलब है टिमटिमाता हुआ प्लैनेट, चमकता हुआ सितारा। और इसका मेन एम यही था कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ग्रुप असीम आशा फाउंडेशन के जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो बहुत डाउन ट्रोडन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बैकग्राउंड, अंडर प्रिविलेज क्लास से आते हैं, उनको एक्सपोजर देना, उनको दिल्ली के बारे में बताना, उनको यहाँ की तहज़ीब के बारे में बताना, ख़ास तौर से गंगा जमनी तहज़ीब। क्योंकि हम ये देखते हैं आजकल के ज़माने में इतना पोलराइजेशन है, लोग धर्म इन सब चीज़ों के नाम पर कट रहे हैं, बट रहे हैं। तो नई जनरेशन को, यूथ को इस चीज़ के बारे में बताना, और वो भी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और वो है सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना, ये एक ब्लॉगिंग सीरीज़ के ज़रिए। इसमें जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कुल 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं दिल्ली की बहुत मशहूर दरगाहों को जाकर विज़िट करते हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ करते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर तरह तरह के जो लोग हैं, ज़ायरीन हैं, उनसे मिलते हैं और एक संदेश देते हैं एकता, प्रेम, भाईचारे का। और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर दरगाह का केवल विज़िट ही नहीं है, बल्कि उसकी स्टोरी टेलिंग ही नहीं है, बल्कि वहाँ जाकर लाइव स्केच करना दरगाह का, उसके बाद वहाँ म्यूज़िकल अपना परफॉर्मेंस देना, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो भी क्लीनिंग का काम है, कुकिंग का काम है, लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, हमारे जितने भी ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने, हमारा जो एक किचन है जिसका नाम इनायत है, तो इनायत में ये लोग खाना खुद बनाते हैं, और उसके बाद वहाँ भूखे जो लोग हैं उनको वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एकता, प्रेम, भाईचारे का ये मैसेज देते हैं। जो असीम आशा उस्मान जिनकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, जिनसे जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनका परिचय मैंने शुरू में जानबूझकर नहीं दिया। हम चाह रहे थे कि पहले आप इनके जो ब्लॉग है सैयारा, उसके बारे में जानें। ये जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जो है इन्होंने किया, और एक लंबी यात्रा 2008 से शुरू हुई, और इनका एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है असीम आशा, और इसमें शिक्षा, कला, मीडिया, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और हाल फिलहाल में शायद सेहत भी, इन सब मुद्दों पे ये बहुत विस्तार से काम कर रहे हैं, और इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम समावेशी हिंदुस्तान की जो बात करते हैं, शाकिब साहब, जो समावेशी भारत की बात अभी हम लोग कर रहे थे, आपको लगता है कि जिस देश में हर 2 कोस पे पानी और बानी यानी बोली भाषा बदल जाती है, उसको लेकर के एक ऐसा मैसेज जो युवाओं तक जाए, वो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि हर 2 मील पर जाकर ये चीज़ें बदल जाती हैं, तो वैसे देश में तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि जाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला संगम है। इवन आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और आप वहाँ पे हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, तो पहली चीज़ जो दिमाग में क्रैक करती है वो यही होती है कि हिंदुस्तान का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला एक समूह, जिसे कहते हैं एक पूरा पंच 5 चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमारा हिंदुस्तान हज़ारों चीज़ों से मिलकर एक पंच बना है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो जो पंच है वो पंच ही रहे, वो खुल जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इस विजिट को डिज़ाइन किया है। हम लोग दरगाहों पर जाते हैं और ये बताते हैं कि ये जो सूफी हजरात हैं, इनका न सिर्फ हम लोगों पर बल्कि हमारी हिस्ट्री में भी कितना बड़ा महत्व रहा है। आज तो है ही, लोग बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं दरगाहों पर, लेकिन इनकी हिस्ट्री की कैसी रही है, इनका प्रेजेंट आज कैसा है,
और क्या कहते हैं ये क्या लोगों को इन्होंने दिया अपने जरिए, तो हम उसी को हाईलाइट करते हैं। जैसे भाईचारा, वहां पर आप जाकर देखिएगा हर धर्म के लोग आते हैं, हर तरह का काम करते हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई सर टेक रहा है। सो हर एक्टिविटी जो हमारे कल्चर की वहां पर पाई जाती है। तो हमारा यही फोकस रहता है कि हम अपने कल्चर को और ज्यादा हाईलाइट करें, और बेसिकली यूथ के लिए, जो कि यूथ जो आज ढंग से कल्चर को नहीं जानता, खासतौर से मेरे जैसे लोग भी, मैं भी उसी यूथ में से हूँ। तो वो सारा काम हमारे फाउंडेशन ने हमारे लिए भी किया, क्योंकि हम भी खुद इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे इन सारी चीजों के लिए। जब हम जुड़े तो उन्होंने भी हमारे लिए यही काम किया। उन्होंने बताया कि जिस कल्चर में तुम रहते हो, जो तुम्हारे आसपास का माहौल है, सिर्फ वही नहीं है, हिंदुस्तान असलियत में जो है वो इन दरगाहों में है, इन छोटी जगह जो मंदिरों में है, एक पेड़ के नीचे भी हम देखते हैं छोटा सा मंदिर मिल जाता है। तो ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है। हर 2 कदम पर देखो तो एक मस्जिद मिल जाती है, गुरुद्वारा मिल जाता है। सो वो सारी चीजों का जो टेस्ट है वो हमें असीम आशा फाउंडेशन में आकर मिला, और उससे हम इतना ज्यादा एक्सपोज हुए तो हमें ये पता चला कि वाकई में हमारा कल्चर यूनिक है। इल्मा, एक सवाल आपसे भी पहले बन ही जाता है, वो ये कि जो महिलाएं हैं उसकी स्थिति खास तौर पर अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। उनको आगे लाने के लिए इस संगठन के जरिए, असीम आशा के जरिए आप लोग कैसी कोशिशें करते हैं? किस तरह से आप लोग उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी तालीम बेहतर करने के लिए, उनको उनकी सेहत की सुविधाएं अच्छा देने के लिए, और ख़ास करके जो हिंदुस्तानियत की बात जो हम लोग कर रहे हैं, समावेशी हिंदुस्तान, उसकी बात जो है उन लोगों तक पहुँचाने के लिए, खास करके जो युवा जो वर्ग है उसको लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मैं खुद ऐसे ही बैकग्राउंड से एक्चुअली आती हूँ, जहाँ से मुस्लिम गर्ल्स जो होती हैं उन्हें बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, या आप जा रहे तो आप हिजाब कवर करें, बुर्का पहनें। तो जब मैं असीम आशा फाउंडेशन में आई तो आके शुरुआत में मैंने भी ऐसे ही आई जैसे मैं आती थी, हिजाब वगैरह। आके मुझे पता चला कि अगर आपकी जो तहज़ीब है, आपका जो रिलीजन है, आप उसको एक साइड रखिए, उसको साथ लेके हम डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने असीम आशा फाउंडेशन में आके ऐसी 1000 लड़कियाँ देखी जो ऐसे ही बैकग्राउंड से आती हैं, और जिनके घर से इवन एजुकेशन तक के लिए इजाज़त नहीं है कि वो जाके पढ़ें। तो फाउंडेशन में आके असीम सर उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि आप अपने रिलीजन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिजाब उतार देंगे तो आप मुस्लिम नहीं रहे, या आपने मतलब आपको एजुकेशन, मुस्लिम है तो आपको एजुकेशन नहीं लेनी। तो ये सारी चीज़ें सर ने हमें सिखाई। असीम आशा फाउंडेशन में मुझे आके पता चला कि हर चीज़ को साथ लेके चला जा सकता है। और मुस्लिम गर्ल्स की, मुस्लिम औरतों की तो स्थिति बहुत ज़्यादा आपको पता है ख़राब है, क्योंकि उन लोगों को बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। तो असीम सर ने हमें बताया कि फाउंडेशन से, अगर हम किसी भी फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो ये नहीं है कि हम उसकी बगावत कर रहे हैं। वहाँ आके हम सीखते हैं एक्चुअल में कि हमें कैसे डेवलप करना है खुद को, घर को, अपने आसपास की सोसाइटी को। तो अगर एक लड़की खुद एजुकेट हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो 4 को और कर देती है। और कहा भी जाता है कि एक फैमिली, एक लड़की पूरा ख़ानदान बदल देती है। तो अगर मैं एजुकेट होती हूँ तो अपनी फैमिली भी बदलूंगी, आने वाली भी, और अपने 4 लोगों की भी, पूरी नस्ल सुधर जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए लड़कियों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सर, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जामिया में पढ़ाई की, फिर आप बहुत अच्छा करियर आगे बना सकते थे, फिर लेकिन ये गैर सरकारी संगठन बना करके लोगों की सेवा करने का ये जो जर्नी है, वो उस पर पहले हम बात करना चाहेंगे। वो जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से विचार आया? देखिए, मैं जब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के दौरान ही, जब मैं जामिया MCRC में पढ़ रहा था, तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, और मुझे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, UNDP, UN के प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। और उन्होंने मुझे सीलमपुर भेजा, एक जमुना पार एक जगह है सीलमपुर, वहाँ की औरतों पर मुझे काम करना था एज एन एथनोग्राफी एक्शन रिसर्चर। तो वहाँ मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे पे मैं काम कर रहा था, और वहाँ बहुत सारा मुस्लिम औरतों से मिलने का मौका मिला, उनको मीडिया में, उनको ह्यूमैनिटीज़ में, उनको तमाम आर्ट्स में एक्सपोज करने का मौका मिला। अब वो तो प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म, मुश्किल से 18 महीने में प्रोजेक्ट चला। वही प्रोजेक्ट जिसका नाम फाइंडिंग अ वॉइस प्रोजेक्ट जो था। फिर उसके बाद वहाँ के जो मकामी लोग थे जाफराबाद के, उन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया, और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा एक अपनी एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री का हिस्सा दिया। उसी के साथ में एक बहुत मशहूर संगीतकार A.R. रहमान साहब जो हैं, उन्होंने मुझे कंप्यूटर्स दिए। पहला सपोर्ट जो था, एक तो लोकल लोगों का था, और एक जैसे कहना चाहिए टेक्निकल सपोर्ट का जो एक सहयोग था, वो A.R. रहमान फाउंडेशन ने किया। और उसके बाद में तो ये चलता ही चला गया, रुका ही नहीं। और मुझे लगा कि
जॉब का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो देखिए फ्रीलांसिंग में आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए अपने लायक नहीं करता, वो मैं चलता रहता है मेरा। लेकिन फुल टाइम जॉब में ना आने का सिर्फ एक रीज़न यही था कि जितने भी मुझे स्टूडेंट्स मिले, जो भी बेनिफिशरीज थे असीम आशा फाउंडेशन के, उनके जीवन की समस्याएं इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उनको एक एक लेयर को पील करना, उसे सॉल्व करना, उसमें मुझे आज भी नहीं समय मिल पा रहा कि उन बच्चों को, ये जो शाकिर बैठे हैं यहाँ पर, वो 10वीं के बाद आ गए थे, आज ये एमिटी यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हैं इस साल। इल्मा जो थी वो 11वीं में मेरे पास में आई थी, और ये जामिया से, अब ये भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इनका नाम आया है। फाइनली देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपने सामने इन बच्चों को बड़ा होते हुए देखा है, जैसे एक बाप की तरह मैंने इनको कहना चाहिए कंडीशन किया है, पाला है, और बहुत ही प्रेम के साथ जो बीज से पौधा बनाया है, अब दरख्त बनने के इंतजार में मैं हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे लिए समय ही नहीं मिल पाया। ये दरख्त जो है ना, ये इसका फल जो है हिंदुस्तान के समाज को मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा। ये AR रहमान के साथ एक और प्रोजेक्ट आपने किया था, कुछ 22 ख्वाजा वाले, वो क्या था, विस्तार से जरा बताएं। वो उनका 360 प्रोजेक्ट था, और उसके अंदर वो जो दिल्ली की मशहूर दरगाहें जो थी उसको वो हमारे फाउंडेशन के साथ में मिलकर के शूट कर रहे थे। और उसमें यही था कि सूफ़ी जो एक संदेश है, क्योंकि वो खुद भी सूफीज़म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनको उनकी अच्छाइयों और उनके सूफी स्वभाव के वजह से जाना जाता है। तो बस उनका मन यही करता है कि, मैं तो जानता हूँ कि उनका इतना मन करता है कि वो दरगाहों में ही रहें, उससे बाहर ना जाएं। तो वही उनका संदेश जो सूफी संतों से उन्हें मिला, उन्होंने हमें दिया, और हम आगे दुनिया को दे रहे हैं कि ये जो प्यार और भाईचारे का संदेश है, इसे हमें रोकना नहीं है। आगे जो आप हमें लोग देख रहे हैं, आपको भी ये संदेश देना है। सूफीवाद पर बात चल रही है, तो एक सवाल ज़रूर बनता है अभी कि एक तरफ हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि एक कट्टरता बढ़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं जिस चीज़ के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, या उनको तालीम से रोका जा रहा है, स्कूल कॉलेज जाने से रोका जा रहा है। उस मैसेज के ख़िलाफ़, जहाँ पे दुनिया में एक कट्टरता का मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है, उसके बरक्स जो है आप समझते हैं कि सूफीवाद कितना बड़ा उत्तर है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना प्रासंगिक है? बहुत ज़्यादा बड़ा उसका उत्तर है सूफीज़म, क्योंकि वो हमें जोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर जो उसकी जो कोर टीचिंग्स हैं, अगर हम उसको समझ गए, तो वो जो ये समाज टूट रहा है ना, वो जुड़ जाएगा। और सूफीज़म, हमारे हिंदुस्तान का सूफीज़म तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेदांतिक जो विचारधारा है उससे भी प्रभावित है, और इसने सिखिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो गुरु नानक देव जी जो हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूफीज़म का जो असर देखने को मिलता है। आप गुरुद्वारों में चले जाइएगा, गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद की वाणी जो है, वो भी एक बहुत बड़े सूफी संत रहे हैं चिश्तिया सिलसिले के। तो मैं ये कहूँगा कि जब इतने बड़े मतलब उस वक्त में भी पॉलिटिकल बहुत तोड़ था, जितने भी ज़माने के राजा थे वो पावर सेंटर थे, लेकिन उन सब के ऊपर सूफीज़म ने दिलों पे राज किया। तो वो कहीं भी राज कर सकता है, और आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है। आज भी रेलिवेंट है। लेकिन मुझे एक और जो है पॉइंट इनके बारे में पढ़ने आया है कि जैसे AR रहमान के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन तो है, आपके क्लोज रिलेशन जो है मुजफ्फर अली साहब के साथ भी है, वो क्या वाकया है, जरा बताएं। दरअसल सूफीज़म की शुरुआत ही मुजफ्फर साहब की वजह से हुई, क्योंकि मैं तो एक मतलब जैसे कॉमन यूथ होता है वैसे ही था, और नई सोच और ये सारी चीज़ें रखता था। उस ज़माने में जब मैं कॉलेज में था, तो मुजफ्फर अली साहब जो है, उनका प्रोग्राम चल रहा था दिल्ली में, जहान खुसरो। और मुझे बहुत ही मारूफ पोएट हैं शहरयार साहब, मैं अलीगढ़ में जब रहता था, अलीगढ़ में भी मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ शहरयार साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे मुजफ्फर अली साहब से जोड़ा। और जब यहाँ मैं मुजफ्फर अली साहब के पास में आया, तो उन्होंने मुझे जहान खुसरो से जोड़ दिया। अब उसकी रिसर्च करने का काम, उसमें जितने भी पुराने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको पढ़ने का काम, आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल, आबिदा बीवी जैसे लोग, आबिदा परवीन हुई, ज़िला खान हुए, तमाम एक लंबी फहरिस्त थी, जिसमें उन लोगों से मिलना, उनको सुनना, उनको कोऑर्डिनेट करना, और उस फाइनली जहान खुसरो को प्रेजेंट करना। तो 2-3 मैंने उनके साथ में किए, वो दिमाग में ऐसे अक्स कर गए कि वो मेरी ज़िंदगी में ही उतर गए। और उसी को मुजफ्फर अली साहब ने जो सिखाया हमको, हमारे तो वो टीचर हैं,
और उनका एहसान नहीं भूला जा सकता, पहले सूफी टीचर वही हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं कॉन्सर्ट तो नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरा जो असीम आशा फाउंडेशन है अपने आप में एक जहान खुसरो जैसा ही कॉन्सर्ट है। जी और जी उस्मान भाई, आपसे फिर दोबारा जतिन दास के बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं शाकिर के पास आना चाहूँगा और इल्मा आपसे भी यही सवाल होगा। आज अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सूफीज़म के बारे में, जो है हम देख रहे हैं कि तालिबान या अफ़गानिस्तान में जिस तरह से घटनाएं हो रही, आपको लगता है कि इन भारत में ख़ास करके हिंदुस्तान में जो इस्लाम का जो स्वरूप है, हम हिंदुस्तानी एक अलग जैसे सूफीज़म का असर बहुत रहा है, हमारे समाज का असर बहुत रहा है, और हम एक अलग तरह के संदेश जो है पूरी दुनिया को देते रहे हैं कि ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए। अफ़गानिस्तान के लिए आपको लगता है कि जो वहाँ पर जो युवा हैं उनके लिए हम क्या संदेश दे सकते हैं अपने हिंदुस्तानी तहजीब के अंदर से? बिल्कुल। उसके लिए तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि युवा जो होता है ख़ासतौर से इस डिजिटल ज़माने में कहीं का भी अलग नहीं है। अगर आज मैंने अभी अपना हिंदुस्तानी कपड़ा पहना है, शायद मैं घर जाऊंगा तो मैं जाके एक वेस्टर्न शर्ट पहन लूँगा या कुछ भी पहन लूँगा। सो जो आज का जो यूथ है वो कहीं भी इतना पॉलराइज नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, सेम अफगानिस्तान के साथ है। अगर हम किसी को मैसेज दे सकते हैं अपने सूफिज्म के ज़रिए, अपने हिंदुस्तानी कल्चर के ज़रिए, वो ये है कि हम लोग इसको पॉजिटिवली प्रेजेंट करें, जिससे कि हम लोग जाहिर बात है जैसा हमारा प्रेजेंटेशन होगा वैसे ही बाहर के लोग हम लोगों को लेंगे। सो सबसे बड़ी चीज़ हमारा प्रेजेंटेशन है इस डिजिटल दुनिया में। जो हम वीडियोस बना रहे हैं, यही इसी कारण से हम लोगों ने अपना ये सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना शुरू किया है, जिसके अंदर हम जो सूफिज्म की जो कोर चीज़ है उसको प्रेजेंट करते हैं इन अ यूथ मैनर। लाइक जैसे कि यूथ चाहता है कि उसको लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखनी, आधे घंटे वो बैठ के नहीं सुनेंगे किसी का लेक्चर, जाहिर बात है। तो हम क्या करते हैं, कैमरा फ्लिप करते हैं और ये सेल्फी मोड पर आकर ब्लॉगिंग करने लगते हैं कि देखो गाइस हम यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद उसी के अंदर हम अपना जो एजुकेटेड पार्ट है, जो हमें बताना है, जो हमारा मैसेज है, उसमें हम प्रेजेंट कर देते हैं। सो ये हमने एक नई टेक्निक निकाली है, जिससे कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इसको देखेगा, जाहिर बात है अलग दूसरे लोग देखेंगे तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लैंग्वेज में, लेकिन उसको इंटरेस्ट में कहीं कमी नहीं आने वाली। हाँ, वो बिल्कुल एकदम ऐसा रखा गया है जो आजकल ट्रेंडिंग है। ये जो कंटेंट है सैयारा में, वो क्या क्या हम लोग दिखाते हैं, उसमें क्या क्या हम लोग प्रेजेंट करते हैं? सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना, इसमें हम लोग जो दिखाते हैं सबकी, हमारे जितना भी हमारा 13 लोगों का ग्रुप है, सब किसी न किसी चीज़ में माहिर हैं। कोई गिटार बजाने में, कोई गाने में, कोई डांस में, कोई पकाने में। तो ये पूरी टीम हमने जो मिलाई है, सबको सबकी टैलेंट को देख के मिलाई है। तो दरगाह पे जाने के लिए या हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वहाँ जाने के लिए एक टीम चाहिए होती है। तो उस टीम के थ्रू हमारा जो काम होता है, जो मैसेज होता है, वो ईजी हो जाता है। हमें मतलब बिल्कुल कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता कि आपको ये करना है, ये करना है। तो जिसका जो टैलेंट है उसके थ्रू हमारा मैसेज चला जाता है। जैसे मेरा फ्रेंड है प्रशांत, वो गिटार बजाता है, वो गिटार में माहिर है, और वो मेरे साथ पहली बार वो दरगाह पे गया था। तो उसको दरगाह पे जाके जो सूफीज़्म के जो सॉन्ग्स हैं, जैसे ख्वाजा मेरे ख्वाजा और इस तरह के, तो उसने वो बजाया। आप भी गाती हैं ऐसा लगता है? हाँ, कभी कभी। तो थोड़ा सा नहीं एक्चुअली थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, क्योंकि वो ना फिर कार्यक्रम में थोड़ा सा रवानगी आ जाएगी। हमने जो सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना, सर ने एक सॉन्ग इसमें कंपोज किया है, जिसकी 2 लाइन में आपको सुनाऊंगी। हाँ, प्लीज। सैयारा हूँ मैं, आवारा हूँ मैं। तो इसकी जो ट्यूनिंग है वो हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक में हमेशा चलेगी। तो कुछ चीज़ें हमने इसमें खुद ही बनाई हैं, लेकिन हम सब लोगों का मिलके जो एक पर्पस है वो ये है कि दरगाहों के थ्रू मोहब्बत फैलाना। सूफीज़्म का मतलब मोहब्बत है। तो लोगों की जो मेंटालिटी है आज के ज़माने में कि दरगाह है तो मुस्लिम है, टेम्पल है तो हिंदू है, ऐसा जो हमने देखा जाके हमें बिल्कुल नहीं लगा। दरगाह पे भी हिंदू आते हैं, और मैं खुद टेम्पल में, मुस्लिम होके मैं टेम्पल में गई हूँ। तो कहीं भी आप ये ना सोचे, धागे तो बांधते ही बिल्कुल कहीं भी ये ना सोचे यूथ के सिर्फ दरगाह है तो मुस्लिम है और टेम्पल है तो हिंदू है। हमने दिवाली पे जो दिए जलाए वो हमने सिर्फ दरगाह पे नहीं जलाए, हमने मंदिर में ही नहीं जलाए, तब के दिवाली मंदिर की, हमने गुरुद्वारे में जलाए। हम असीम आशा फाउंडेशन की तरफ से टेम्पल गए, पंजाब गए गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पे हमने एक बार दिवाली बनाई। तो लोग सोच रहे थे कि मतलब ये कर क्या रहे, तो सबके दिमाग में था कि मुस्लिम है, ऊपर से हिंदू का त्यौहार है, और फिर ये दरगाह में नहीं है, ये तो टेम्पल में भी नहीं है, ये कहाँ है, गुरुद्वारे में। तो ये हमने मोहब्बत दिखाई कि आपको अपना त्यौहार मनाने के लिए कोई भी जगह हो आप मना सकते हैं।
तो असीम आशा फाउंडेशन के थ्रू हम सब बच्चे यही सीखते हैं कि हम सब एक हैं। हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार होते हैं वो सारे फाउंडेशन में मनाए जाते हैं। जी, ये जो है ना, ये ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये बोल्ड और कैपिटल में इंडियन है। और जतिन दास जी के साथ जो आपका वाकया है वो अब हम सुनेंगे। जतिन दास जी से बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी एक मेंटर है दिल्ली के अंदर, जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी द हिंदू से जुड़ी हुई हैं, राना सिद्दीकी जमन। वो दरअसल उन्होंने ही मुझे ए रहमान साहब से मिलवाया और उसके बाद उन्होंने ही नंदिता दास से मिलवाया। नंदिता को उस जमाने में वो फिराक कर रही थी आई गेस, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाबा जो हैं जतिन दास, उनके पास में एक जगह खाली है, वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उनको क्यूरेट करना है और उनको जो है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल उड़ीसा में कराते हैं। तो ऐसे जतिन दास साहब से मिलना हुआ मुझे, और फिर उसके बाद में जो एस्थेटिक और आर्ट के बारे में जिस बारीकी से और कंटेंट के बारे में जिस बारीकी से जतिन सर ने सिखाया, और उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद यूथ की ट्रेनिंग करते हैं और क्या बेसिकली समाज को दे सकते हैं, ये जो मुझे सबक मिला है वो जतिन दास सर से मिला है, वो किसी से मिल नहीं सकता था। ये आपने कल्पना चावला मीडिया रिसोर्स सेंटर भी बनाया है, वो उसमें संशय और दक्ष जैसे कुछ और भी नाम है, वो क्या है? दक्ष क्या है, संशय क्या है, और कल्पना चावला मीडिया रिसोर्स सेंटर का क्या काम होता है? कल्पना चावला मीडिया रिसोर्स सेंटर जाफराबाद में बनाया गया था और उसके अंदर बेसिकली संशय एक प्रोग्राम हमारा है वो चलता था। संशय प्रोग्राम में हम, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन की डिग्री जामिया से की है, तो मैं स्टूडेंट्स को जो भी मेरे पास अंडर प्रिविलेज क्लास से आते हैं, देखिए जितना भी प्रिविलेज क्लास है वो तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में एमईटी चला जाएगा या फिर जामिया में ले लेगा या सरकारी या फिर प्राइवेट, उनके पास में ऑप्शंस होते हैं जर्नलिज्म के कोर्स करने के लिए। लेकिन हमारा जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उसके पास में बिल्कुल भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि जो कि मीडिया जैसे एक्सपेंसिव कोर्सेज को वो तसव्वुर भी कर पाए। तो संशय प्रोग्राम जो हमारा था वो कम्युनिटी मीडिया इनिशिएटिव है और उसके ज़रिए मैं जो कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उन्हें फिल्म बनाना, पहले उसकी स्क्रिप्ट करना, रिसर्च करना, स्टोरी बोर्डिंग करना, उसके बाद में उसे शूट करना और उसके बाद उसकी साउंड तैयार करना, एडिट करना, फाइनली हम एक उड़ान कम्युनिटी फिल्म फेस्टिवल में उसे प्रेजेंट करते थे। तो इस 40 के लगभग हमने कम्युनिटीज़ में जाकर के उड़ान कम्युनिटी फिल्म फेस्टिवल किए हैं और 300 से ज़्यादा हमारी जो कम्युनिटी फिल्म्स हैं वो बनी हैं। और ये सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना भी हमारे कम्युनिटी इनिशिएटिव जो संशय है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक सीरीज़ है। इससे पहले हमारी एक और सीरीज़ आई है जीवन के रंग असीम आशा के संग, और उसके बाद में फिर ये सीरीज़ है, और हमने आर्ट एंड आर्टिस्ट पर भी एक सीरीज़ बिल्कुल शुरुआत में की थी। ये आपने एक अभियान भी चलाया था, चुप्पी तोड़ो अभियान, वो ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ होगा। क्या उसमें किस तरह का लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन रहा, किस तरह से लोगों ने उसको लेकर रिएक्ट किया? क्योंकि लोग रिस्पॉन्स कम देते हैं अभी समाज में और रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि चुप्पी तोड़ो अभियान तो बिल्कुल शुरुआती दौर की चीज़ है और आज भी चल रहा है वो। डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं समाज के हर कोने में है, चाहे वो एक बहुत वेल ऑफ क्लास के लोग हों, चाहे वो बिल्कुल डाउनट्रोडन हों। ऐसे में महिलाओं का बाहर आना और अपनी बात को कह देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये अभियान उन्हीं महिलाओं को समर्पित था, उनकी बच्चियों को समर्पित था। और इस अभियान के तहत हमने जाफराबाद जो एक जगह है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, वहाँ से शुरुआत किया था। उन महिलाओं की जो लड़कियां मेरे पास में संशय के प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग करने आती थी, तो उनको हम ये सिखाते थे कि तुम्हें बोलना है। तो वो अपने पेरेंट्स की कहानियाँ सुनाया करती थी हमें कि मम्मा जो है बहुत सहमी रहती हैं और किसी से अपनी बात नहीं कहती हैं, मैं मम्मा के जो बाम लगाती हूँ, ऐसी बंद अल्फाजों में अपनी उन्होंने कहानियाँ कहीं और उन्हें रिकॉर्ड भी किया। और उसके बाद में वो उन्होंने फिल्में दूसरी जगहों पे भी जाके दिखाई। उन फिल्मों ने दूसरी महिलाओं को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो और वो अपनी कारगुजारियाँ खड़े होकर सुनाने लगी, अरे जी ये जो बच्ची कह रही है वो तो मेरे साथ में भी हुआ है। फिर उनके लिए हमने लीगल काउंसलिंग और बहुत सारे और दूसरे एनजीओ जो कि काम कर रहे हैं उनसे उन्हें कनेक्ट किया और उनकी बच्चों को सपोर्ट किया, स्कॉलरशिप दिया, उन्हें कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजा। तो इस तरह से आज तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स जो हैं डायरेक्टली उनकी सपोर्ट की जाती है और ख़ासतौर से उनकी बच्चियाँ और जो घर के और दूसरे जो कि इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं उन लोगों की मदद की जाती है, उन्हें कॉलेज और जॉब तक पहुँचाया जाता है। इल्मा, चूँकि ये मामला जो है, आप दोनों से मेरा सवाल फिर से ये होगा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हम पीढ़ीगत
जो बदलाव है, जो जनरेशन में हम चेंजेस ला करके या जागरूकता जैसा कह रहे हैं उस्मान साहब, उससे ही कर सकते हैं। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो दोनों तरह से हो सकता है, वर्बल वायलेंस भी हो सकता है और फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, तो आप आने वाली पीढ़ी को या अपनी जो बराबर की पीढ़ी है उसमें किस तरह से उसके खिलाफ एक अभियान या आंदोलन, जो चुप्पी तोड़ो अभियान है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैसे फैलाएंगी? आपका सवाल महिलाओं के लिए है और आपके लिए यही सवाल पुरुषों में, अपने दोस्तों में कैसे जागरूकता लाएंगे? इल्मा। मुझे लगता है कि चुप्पी तोड़ो अभियान के साथ हमें ना सिर्फ ये मतलब एक्शन लेना है कि अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो हमें उसे पुलिस तक करना है या केस करना है। मुझे लगता है ये हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, दुनिया को नहीं देखेंगे, तब तक ये अभियान हमारा चलता ही रहेगा, टूटेगा नहीं। अगर हम बाहर निकल जाएं, चीज़ों को समझने लगें, पढ़ने लिखने लगे, काबिलियत मिल जाए, तो शायद ये डोमेस्टिक वायलेंस बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही है कि हम घर में रहते हैं, चुपचाप जो हो रहा है वो सहते रहते हैं। एक सवाल बीच में, क्या हम औरतों को अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दें, इकोनॉमिकली अपना उसको उनको इंडिपेंडेंट बना दें, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस को चेक कराया जा सकता है थोड़ा सा भी? आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है अगर जब तक औरतों को आज़ादी नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं कर सकती। मेरे मन में 100 सवाल हैं, 100 आइडियाज़ हैं, शायद कुछ ऐसे भी हों जो आपके पास ना हो। तो जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जाऊंगी, अपने वो आइडियाज़ मैं बता नहीं सकती। तो मेरे जो आइडियाज़ होंगे वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ बदलाव लाए देश में भी, लोगों में भी और खुद के अंदर भी। तो खुद को बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। शाकिर, जो लड़के हैं वो कई बार ऐसा कहते हैं कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने, उस पर रिमार्क चश्मा कर दिया, लड़कियों को ऐसे जो वायलेंस या अपराध, जो क्राइम्स होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उसमें कहा जाता है कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने या तो इसमें आपको लगता है कि युवाओं की जो मानसिकता है उसमें कैसे बदलाव? क्योंकि आप उस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सवाल आपके लिए कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित रहें? क्योंकि वो जो उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं ना, वो एज उसमें बाहर नहीं होता। 3 साल की बच्ची के साथ भी हो सकता है, 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन को कैसे? सबसे पहले तो जब एक युवा की बात आती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स का होता है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें इस तरह से ब्रॉट अप करते हैं कि वो ये कहते हैं कि तुम लड़के हो, है ना। वो घर में बताते हैं कि पानी लाएगी तो बहन लाएगी। सो ये एक इस तरह की खाना पकाएगी तो बहन पकाएगी। सो ये जो बनाते हैं एक मर्द को, सो कॉल्ड जिसको मर्द कहते हैं, उसको वो उस तरह से बनाते हैं कि मर्द का मतलब है कि वो सिर्फ बाहर के काम करेगा और वो घर के काम नहीं करता, रोएगा नहीं। ये जो कॉमन सी चीजें हैं। तो इस चीज के लिए हमारे पेरेंट्स को हमें तैयार करना चाहिए। वो फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज, फिर वो जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनका तब भी फर्ज बनता है कि वो हमें लगातार गाइड करें, ना कि कंट्रोल करें। इनसे बहुत डिफरेंस होता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को कंट्रोल कर लिया जाए, और जब बच्चे को कंट्रोल कर लिया जाता है तो जाहिर बात है वो अपने हाथ में फेंकता है तो वो तो बाहर निकलेगा। जाहिर बात है हमारे अंदर एक आत्मा रहती है जो कभी भी कंट्रोल में नहीं आना चाहेगी। सो वही वाला नेचर आता है जब इंसान बाहर आता है, तो क्योंकि घर में इतना दबा या सहमा रहता है, तो जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी भी मेंटालिटी बड़ी वैसी लगती है, और जब वो बाहर निकलता है, लोगों को देखता है, और तो वो कहीं ना कहीं उसी तरह से रिएक्शन देने लगता है ना कि मेरे घर में तो मेरी बहन तो ऐसे कपड़े पहनती है, अरे ये ऐसे कैसे घूम रही है, गलत बात है, ये इतने से कपड़े पहन रखे हैं। फिर उसके बाद मोरल पुलिसिंग, हाँ, फिर उसका मोरल वो हो जाती है शुरू, और खासतौर से आपस दोस्तों में हो जाती है कि भाई तुम कि तेरा कैसा कल्चर है, मेरे घर पे तो ऐसे पहनते, तेरे घर पे ऐसे पहनते हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं शुरुआत पेरेंट्स से ही क्रिएट होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे यूथ में आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो डिजिटल दुनिया है उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी उतने ही ज्यादा हैं। सो आज का जो यूथ है वो इतना ज्यादा दब चुका है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब मीन्स में ही नहीं कह रहा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, बट वो एक नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है। वो अगर एक इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है तो वो आप चेक कर सकते हैं किसी भी एक लड़के का इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम में एक हम कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज दिखती है, हर चीज हम लोग देख सकते हैं,
और इंस्टाग्राम पे हम लोग फिर उसी चीज को स्क्रॉल करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती है, वही चीज हम दूसरों में देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम उनकी खींचिंग करने लगते हैं। मतलब एक तरफ हमारा ये माइंड है कि हम लोग देख रहे हैं उस पर सारी चीजें, वहां पे एक लड़की छोटा स्कर्ट पहन के आती है, हम उसको स्क्रॉल करते हैं, वो हमारे दिमाग में एक नक्श बना रही है। साथ ही साथ घर का क्या माहौल है, अगर वैसा है तो कि भाई कपड़े ऐसे मत पहनो, वैसे मत करो, कहीं ना कहीं कश्मकश है कि क्या करें। सो उस कश्मकश से बाहर निकलने के लिए हमें जरूरत है कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें लगातार, क्योंकि जाहिर बात है कि इस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उससे अच्छे प्लेटफॉर्म इजीली ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने भी ढूंढा, सीमाशा फाउंडेशन मैंने एक इश्तेहार के जरिए देखा था। सो मैं जब वहां पर गया तो इनिशियली मैं भी ऐसे था, जब मैं गया तो मैं करीबन 16-17 साल का था, तो मेरे को ही बड़ा लगता था, मेरे सर मेरे को डांट के पढ़ाते थे कि पढ़ना है। मैं 12th में आया तो मेरी मतलब, क्योंकि मैं एक जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई को इतना नहीं देखा जाता। जब मैं 12th में आया तो मेरे को ढंग से इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी, और मैं हिंदी भी लिखता था तो टूटी फूटी लिखता था, तो सर मेरे को खूब मारते थे और मेरे को खूब अच्छी तरह कहते थे कि पढ़ना है। तो मैं ये सोचता था मेरे को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, बट लेकिन मुझे उस टाइम का जो कंट्रोल था वो बहुत जरूरी था। अब वो सिर्फ मेरे को मारते ही नहीं थे, वो मेरे को 2 घंटे अगर वो मेरे को पढ़ा रहे हैं उसमें से 2-4 बार मारा, तो अगले ही घंटे मेरे को बड़े प्यार से कहते थे कि बेटा मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। सो मैं उस चीज को एनालाइज करके समझता था कि नहीं ये मेरे लिए तो अच्छा हो रहा है। सो वो जो अपने माइंड का यूज करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं आज MIT में हूँ, मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ उधर से, और डेफिनेटली MIT का MBA मतलब वन ऑफ द बेस्ट MBA इन साउथ दिल्ली और इवन दिल्ली। सो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। और जो कह रहे थे शाकिर कि जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में या अपने सामाजिक जीवन में जो देखते हैं और उसका ठीक उल्टा जो साइबर स्पेस में देखते हैं, उसके बाद उनके बीच में एक कश्मकश पैदा होता है और उसकी वजह से साइबर बुलिंग, ट्रोल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक एटॉमिक एनर्जी की तरह है जिसका आप शांतिपूर्ण कार्यों में बिजली बनाने में भी खर्च कर सकते हैं, और उससे चाहे तो आप हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन रहनुमा कार्यक्रम, अब हम फिर वापस सीमाशा पे आते हैं, एक बात आपसे चलती है और इन दोनों से हम रिएक्शन लेते हैं। बहुत अच्छी युवा वर्ग और एक आप जो इनको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। रहनुमा कार्यक्रम क्या था, वो क्या किस चीज को लेकर के लक्षित था और किस तरह से वो आगे बढ़ा? रहनुमा इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि हमारे जिन इलाकों में मैं काम कर रहा हूँ शुरू से पिछले 14 सालों से, वहाँ पर जो है ना लोगों को यही पता नहीं होता कि वो क्या है, उनकी रहनुमाई करने वाला कोई, जैसे अभी इसने कहा कि उनकी रहनुमाई करने वाला ही कोई नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स का जो पीयर प्रेशर होता है कि भाई कमाना है, क्या करोगे पढ़ लिख कर, तुम्हें नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, और मिलेगी भी तो मुश्किल से 10,000 रुपये की, इससे इतनी बड़ी फैमिली का क्या भला होगा। ज़्यादातर हमारे इलाकों में माइग्रेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी फैमिली लेकर आए हैं, तो उनकी कुर्बेदारी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो यूथ है उसको कभी मतलब ये पता नहीं होता था कि हमने करना क्या। तो रहनुमा हमारा वो प्रोग्राम है जो यूथ को ये बताता है और उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपीरियंस करता है कि तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हारे लिए कौन सा कैरियर बना है, और उसके बाद में उसी कैरियर को बनाने में उसकी जद्दोजहद में मदद करता है, उसको स्कॉलरशिप देता है, फिर कॉलेजेस में उनके एडमिशन कराता है। अब जैसे इनका दयाल सिंह कॉलेज में, इन दोनों बच्चों का हमने दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन कराया। इनके यहाँ तो काफ़ी मना था कि नहीं कॉलेज नहीं जाना है, लेकिन मेरी इल्मा क्या तो मेरे फोर्स की वजह से वो कॉलेज में भेजा गया है, क्योंकि उनके यहाँ लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती हैं। इनके यहाँ का ये है कि स्ट्रीट हॉकर है इसके फादर, जो कि उनका तो यही था कि बड़ा लड़का है कि उनकी जो खाने का सामान बेचने का काम सुबह ही 3 बजे से ये करता था। उनके लिए था कि अगर ये चला जाएगा घर से तो फिर घर को और बहनों की शादी ब्याह सबको कौन संभालेगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी उन्हें कन्विंस करने की, रहनुमा से इस प्रोग्राम से इसे जुड़ा, और उसके बाद में इसको स्कॉलरशिप दिया, फुल स्कॉलरशिप था, पढ़ने लिखने, इन पॉकेट अलाउंसेस का भी बहुत सारी और चीज़ें एक्सपेंसेस कवर किए, और उसके बाद में फिर इसको ये टैलेंट सिखाया, इसका जो मीडिया का टैलेंट है। ये रहनुमा में एक चीज़ और है, हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं मीडिया और क्रिएटिव राइटिंग में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक एडवांटेज मिलता है ECA का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और इसमें 15% एक्स्ट्रा मिलते हैं कॉलेज अच्छे कोर्स ऑप्ट करने के लिए, अच्छा कॉलेज ऑप्ट करने के लिए। जैसे इनके 70% आए थे केवल, तो अब एक लड़का हमारा मोहम्मद आकिल था, तो उसका भी यही था, ये वो साथ के थे,
इन 70% पे तो इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता नहीं, क्योंकि 86 और 85% मिनिमम कट ऑफ जाएगा वहाँ पे। तो क्योंकि ये मीडिया में ट्रेन थे, रहनुमा प्रोग्राम के जरिए इनकी रहनुमाई हुई थी, तो फिर इन्हें वहाँ पे ECA कॉम्पिटिशन क्लियर किया, तो 15% एक्स्ट्रा मिला और आज इन्होंने BA प्रोग्राम जयाल सिंह से ख़त्म भी कर लिया और MT में। तो रहनुमा का मेन पर्पस यही है कि उनके टैलेंट को निखार करके कैसे उन्हें कॉलेज तक पहुँचाया जाए और जॉब प्लेसमेंट से लगाया जाए। आप जो है शिक्षा में भी काम करते हैं, कला के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, पर्यावरण में भी काम कर रहे हैं। ये पर्यावरण को लेकर के बाकी लोग कम बात करते हैं, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। आप इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं और क्या जल संकट पे काम कर रहे हैं या नदी, क्योंकि अभी विश्व नदी दिवस कल ही गुजरा है जी, तो इस तरह से आप इसमें काम? दरअसल जो ओखला में हमारा ओखला कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ ये एनवायरमेंटल इशू से हमने शुरुआत करी थी। हमारे एक स्टूडेंट था मुश्ताक, उस ज़माने में 9th क्लास में आया था, तो उसने, क्योंकि वो जो पानी बेचने का काम हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतना सब कुछ हल्ला होता है वहाँ डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पानी की जो व्यवस्था है वो ना होने के कारण जो अमीर लोग हैं वो बिस्लरी मंगा लेते हैं, जो गरीब लोग हैं वो किसी तरह से वो जो प्लांट्स होते हैं उनका RO का उनको खरीदना पड़ता है पानी, जिससे कि पेट की समस्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज तो ओखला में पेट के बेंधा मिलेंगे, मैं कहूँगा पूरी दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन ओखला में पानी बिकता है। तो वहाँ से हमने अपना कैंपेन शुरू किया और एक फिल्म बनाई मुश्ताक ने, पानी 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 रे, और उस फिल्म को हमने पूरे ओखला में जगह जगह घूमकर दिखाया और ये बताया कि पानी का संरक्षण, पानी का रिसाइकिल करना, उसे रीयूज करना कितना ज़रूरी है। और तो उस फिल्म से काफ़ी लोगों को शिक्षा मिली। और ये जो हमारी पहली फिल्म थी, उसके बाद द्वारका में भी हमें बुलाया गया, उन लोगों ने हमारी ये फिल्म देखी थी, नेट पर अवेलेबल थी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, आप यहाँ कर भी कैंपेन कीजिए। तो वहाँ हमने एक चर्च और एक गुरुद्वारा और एक मंदिर के जो प्रीस्ट थे उन सबको लिया और एक नई फिल्म बनाई होली वाटर, और वहाँ पे भी ये मूवमेंट चला। विरल नाम का एक लड़का था वहाँ का, तो उसने हमारे साथ वो बहुत सहयोग करा उस मूवमेंट को आगे ले जाने में। तो ये जल के बारे में, जल संरक्षण और जल का दोबारा इस्तेमाल करना, ये हमारा कैंपेन था और वो अभी भी चल रहा है। और मैंने सुना है कि रिसेंटली कि नया बदलाव ये आने वाला है कि ओखला वासियों को बहुत जल्दी पीने के पानी को मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज को ही मुखातिब करते हुए हम लोग आजकल जो दरगाह जा रहे हैं वहाँ पे प्लांट्स लेके प्लांटेशन ड्राइव हमने शुरू किया है कि ज़्यादातर लोग जो है दरगाह पर फूल लेके जाते हैं, चादर लेके जाते हैं, वो भी हम ट्रेडिशनली लेके जाते हैं, वो ट्रेडिशन हमने ब्रेक नहीं किया है, बल्कि हम तो अपनी चादर, हमारी एक स्टूडेंट है अदीबा जो अभी इसी साल उसने BFA किया है जामिया से, वो खुद अपनी कैलीग्राफ करके और स्टोन वर्क करके, सुमेरा स्टोन वर्क करती है, तो बहुत सुंदर चादर बनाती है वहाँ चढ़ाने के लिए। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे फूलों के अलावा प्लांट्स भी लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जितनी भी ये पब्लिक प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, दर्शन करने वाले आते हैं। उनको ऐसी जगहों पर अगर हमने एनवायरनमेंट के प्रति सचेत कर दिया, उसके संरक्षण के लिए उनको तैयार कर दिया, तो वो बहुत बड़ा मैसेज होगा। बल्कि हम एक संस्था जो है उनके साथ में मिलकर के बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटेशन ड्राइव करने के लिए सोच रहे हैं। और न केवल मंदिर और मस्जिद, बल्कि गुरुद्वारे और दूसरी और जितनी भी जगहें हैं, सभी हम रिलीजियस प्लेसेस पे पेड़ लगाएंगे। और लोगों को, हम रोड साइड पेड़ लगाने में इंटरेस्टेड अभी नहीं है, अभी हम जितनी भी ऐसी जगह जहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ ज्यादा लोग आते हैं, वहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और दिल्ली जैसी जगह, दिल्ली ने अभी कोरोना का इतना बड़ा प्रकोप देखा है, केवल एनवायरनमेंट पर अपनी शक्ति ना लगाने के कारण पूरी दुनिया ने, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए तो कॉन्शियसनेस थी ही नहीं, जिसकी वजह से हमने कोरोना को दावत दिया। अब अगर हम नई नस्ल पेड़ लगाएं, एनवायरनमेंट के लिए सचेत हों, तो शायद मुझे लगता है अगली महामारियों से बचा जा सके। बेशक जो एक ऐसा संगठन असीम आशा जो शिक्षा पर भी काम करती है, जो कला पर भी काम करता है, जो मीडिया पर भी काम करता है, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण, एक कुल मिलाकर के एक, और साथ में अभी जिससे हमने बात शुरू की थी वो हिंदुस्तान की बात थी, जो हिंदुस्तानियत की बात थी, समावेशी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब की बात थी। तो एक ऐसी आशा जिसकी दो मिसालें इल्मा और जो है शाकिर हमारे साथ हैं। शाकिर MBA कर रहे हैं, इल्मा और आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने वाली हैं। दोनों जो आपका संदेश है वो हमारे सामने मिसाल बनकर सामने पेश है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आपकी जो आशा है
वो ये आशा हिंदुस्तान के हर गांव तक, जो 6.5 लाख 6.25 लाख गांव हैं, वहां तक पहुंचे। और ये काम, जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये इस काम में हर गांव से मदद आपको मिले। और ये काम जो है, हिंदुस्तान रहेगा तब हम सब रहेंगे, और हिंदुस्तान तब रहेगा जब इसकी नदियां रहेंगी, इसके जंगल रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, जो पर्यावरण का काम कर रहा है, और इसके लोग रहेंगे जिसके लिए बाकी काम मीडिया। और तो बहुत बहुत शुक्रिया असीम, आशा उस्मान साहब, और आप इल्मा और मोहम्मद शाकिर। अगले कार्यक्रम में हम फिर ऐसे ही किसी विशेष अतिथि को लेकर के आएंगे जो अपने क्षेत्र में मिसाल बनकर खड़े हैं और मशाल बनकर खड़े हैं। दीजिए विदा ठाकुर को, नमस्कार।